गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओएस का 8th चैप्टर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और आज है हमारे पास एक्सरसाइज 8.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ रुपीज 15,625 अमाउंट टू रुपीज 17,576 एट 8% पर एनम। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैसा है, वो पैसा आपको दिया गया है कि 15,625 रुपीज़ जो पैसा था वो 17,576 हो गया। अमाउंट टू रुपीज़ इतना हो गया 8% पर एनम के हिसाब से, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो था वो सेमी एनुअली था, मतलब एक साल में 2 बार ब्याज लग रहा था। फाइंड द टाइम, आपको समय निकालना है कि कितने समय में ये पैसा इतना हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पे ये टर्म देखिए, अमाउंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो पैसा है, इतना जो बन गया है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये टोटल पैसा है। यानी आपने प्रिंसिपल जो बैंक में जो रखा था पैसा, उसके साथ अगर आप इंटरेस्ट को ऐड कर दें, यानी आपका पैसा प्लस बैंक ने जो आपको पैसा दिया है, उनको मिलाकर जो पैसा हुआ है वो ये है, उसी को अमाउंट कहते हैं। 8% आपको रेट दे दिया है और कंपाउंडेड सेमी एनुअली ये भी दे दिया है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो सेमी एनुअली है, मतलब साल भर में 2 बार ब्याज कैलकुलेट होता है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रिंसिपल हो जाएगा हमारे पास 15,625 रुपीज़। रेट है हमारे पास 8% पर एनम। तो आपको पता है अगर सेमी एनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4%। या ओके, अब टाइम हमें पता नहीं है तो एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। और इंटरेस्ट भी हमें पता है, ये पैसा इतना अमाउंट बन चुका है, तो इंटरेस्ट कैसे होगा? ये जो अमाउंट है, इसमें हमारा वाला प्रिंसिपल यानी कि जो पैसा हमने रखा है वो होगा, और जो बैंक ने जो ब्याज दिया है वो इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। ये तो दोनों के लिए ही होता है, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट बोलें या कंपाउंड इंटरेस्ट बोलें। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलकर अमाउंट बनते हैं। तो इसमें से आप अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दें, सीधा सीधा समझे अगर हम, तो इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। या सीधा अगर आपको इक्वेशन का तरीका समझ में आता है तो आप इस तरह से करें। अमाउंट हो जाएगा 17,576 इज इक्वल्स टू प्लस इंटरेस्ट। इसको इधर लेके जाइए, 17,576 माइनस 15,625 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा इंटरेस्ट। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 6 तो होता नहीं, 15 माइनस 6 हो जाएगा 9, और यहाँ पर बचेगा 6 माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस 6 हुआ था तो 9 हो गया था, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 माइनस 5 हो जाता है 1, और 1 माइनस 1 0। ये आ गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कंपाउंड कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दीजिए इसको। अब वैल्यू रख लीजिए, जो फॉर्मूला हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये हमारे पास सी आई आया है। तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है? सी आई का फॉर्मूला होता है, सी आई का फॉर्मूला नहीं होता, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास अमाउंट का होता है। पहले अमाउंट का फॉर्मूला लिख लीजिए, वो होता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन। और इससे जो कैलकुलेशन, मतलब जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इससे जो हमारा रिजल्ट आता है वो केवल इंटरेस्ट नहीं होता, वो अमाउंट आता है। जैसे आपको याद होगा सिंपल इंटरेस्ट जब हम सॉल्व करते थे, उसका फॉर्मूला जब हम लगाते थे पी आर टी अपॉन 100, तो वहाँ पे जो आंसर हमारा होता था वो केवल ब्याज की वैल्यू होती थी। यानी वो देखिए, आप फॉर्मूला देखिए, सिंपल इंटरेस्ट होता था, यहाँ पर ये अमाउंट का फॉर्मूला है। तो अगर आपको सी आई निकालना हो तो आप क्या करते हैं, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। तो अगर आपको सी आई का फॉर्मूला चाहिए तो हम करेंगे प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन और माइनस प्रिंसिपल। वैल्यू रखेंगे, प्रिंसिपल है हमारे पास 15,625,
1 प्लस आर हमारे पास था 4/100, एन हमें फाइंड करना है माइनस पी, और इज इक्वल्स टू सी आई भी हम निकाल चुके हैं, कितना आया था 1951। ओके, ये हो जाएगा 1951 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये प्रिंसिपल की भी वैल्यू रख देंगे हम लोग 15,625। अब ये भी प्रिंसिपल ही है, अगर इसको हम यहाँ पर ऐसा करें, इसको हटा देता हूँ मैं और यहाँ पर केवल प्रिंसिपल लिखें, तो ये दोनों p में से p कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको जरा एक बार मैं फिर से करता हूँ ताकि आपको देखिए, सी आई का फॉर्मूला हो जाएगा ये जो हमने यहाँ पे रखा है, ये दिख रहा है आपको p, तो यहाँ पे से p हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस r/100 टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, ये अब वैल्यू रख लीजिए, तो सी आई हो जाएगा हमारे पास 1951 इज इक्वल्स टू पी, और ये हो जाएगा आर कितना है हमारे पास 4/100 टू द पावर n माइनस 1। 1951 इज इक्वल्स टू पी, ये हो जाएगा 4 से 25 टाइम्स, 25 वन सा 25, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, ये देखिए n माइनस 1। 1951 इज इक्वल्स टू पी, और ये हो जाएगा 25 वन सा 25 प्लस 1, 26/25 टू द पावर n माइनस 1। ये ब्रैकेट, ये बाहर ही है, दोनों से बाहर है तो ब्रैकेट लगाए। अब 1951 हमें प्रिंसिपल तो हमें पता है, हमें तो n चाहिए, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, कितना रहा 15,625 26/25 टू दी पावर n माइनस 1। इसको इधर लेके आ जाते हैं, 1951 अपॉन में 15,625 26/25 टू दी पावर n माइनस 1। अब ये बाहर इधर आ चुका है तो ब्रैकेट ये वाला हटा सकता हूँ। अब इस 1 को भी इधर लेके आइए और प्लस कर दीजिए, 1951 अपॉन 15,625 प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1951, एलसीएम तो यही आएगा, तो सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 15,625 और होल अपॉन में 15,625 इज इक्वल्स टू 26/25 टू द पावर n। इसको ऐड करेंगे, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, और 9 प्लस 6 15, कैरी 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, और ये 1, 17 5 7 6 और 15,625 और इज इक्वल्स टू 26/25 टू दी होल पावर n। अब देखिए, ये जो होता है ये 26 टू दी पावर 3 होता है, यानी इसको 26 लिख सकते हैं, और ये 25 हमें इसको इसी फॉर्म में बदलना है। अगर n का वैल्यू चाहिए तब कंपैरिजन करेंगे हम लोग। अब इसको हम लिख सकते हैं 26 टू दी पावर 3 अपॉन 25 टू दी पावर 3, तो दोनों की पावर 3 है तो इसको होल पावर बना लेते हैं, 26/25 टू दी होल पावर n। ये दोनों देखिए सेम है, यानी इसकी पावर 3 इसकी पावर n के बराबर होता है, तो n इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। आप ऐसा भी समझिए, सिंपल ऐसे समझिए कि हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो n इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि n का वैल्यू 3 आया, तो ये 3 ईयर्स में नहीं है। आपको याद होगा हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पर हमने n को एज अ ईयर काउंट नहीं किया था, हमने n को एज अ टर्म्स काउंट किए थे कि कितनी टर्म्स में कैलकुलेट होता है, या टोटल काउंट्स मान लीजिए आप कि जो नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेशन है इंटरेस्ट की, वो होता है ये n, वो हमने मतलब अज्यूम किया था, हम उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको ईयर मानना है तो यहाँ पे फॉर्मूले में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला अगर यही रखना है तो आप ये समझिए कि n का वैल्यू जो है ये 3 जो है ये ईयर नहीं है। n का मतलब है कि जो कैलकुलेशन हो रही है इंटरेस्ट की, वो 3 बार हो रही है इस क्वेश्चन के लिए, और
हमें बोला गया था कि 1 साल में वो 2 बार कैलकुलेट होता है। तो सोचिए टोटल जो कैलकुलेट हुआ है इंटरेस्ट मतलब ब्याज जो लगा है वो 3 बार लगा है, ठीक है? और 1 साल में कितनी बार लग रहा है ब्याज? 2 बार। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ n का वैल्यू मतलब 2 + 1 ऐसा समझिए। तो ये तो हो गया 1 साल का वैल्यू, 1 ईयर क्योंकि 2 बार 1 साल हो जाता है। यानी इसमें जो 2 हैं, 2 बार जो ब्याज कैलकुलेट हो रहा है वो तो 1 साल हो गया और प्लस 1 बार और कैलकुलेट हो रहा है तो 1 का मतलब कितना हो गया? 6 महीने और, ठीक है? ये तो होगा कि आधा साल और ऐसा बोल लीजिए, हाफ ईयर बोल लीजिए। तो ये 1 + 1/2 ईयर आ गया, या तो ऐसा समझ लीजिए आप सीधा-सीधा, ठीक है? या इसको ऐसा मान लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। n = 3 को मैं ऐसा लिख दूँ 1 + 1 + 1। अब एक बार ब्याज का मतलब है हाफ ईयर, ये भी है हाफ ईयर और ये भी है हाफ ईयर। तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया? 1 ईयर और प्लस ये तो हाफ ईयर है या 6 मंथ बोल लीजिए 6 मंथ + 6 मंथ + 6 मंथ तो टोटल 18 मंथ्स हो गए। तो 18 मंथ्स का मतलब कितना हो गया? 1 ईयर और 6 मंथ और तो ये हो जाएगा 1 ईयर प्लस 6 मंथ को अगर आप ईयर में बदल सकते हैं तो वो 1/2 ही आएगा। तो 1 + 1/2 यानी कि 1 + 1/2 ऐसा लिख लीजिए या 2 × 2 + 1 3/2 ईयर्स लिख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए या 18 मंथ्स लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये एन का वैल्यू कैसे हम इसको अब क्योंकि यहाँ तक तो हमारा केवल ये आंसर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ तक एन की वैल्यू आई है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? फिर इसको ईयर में बदलें। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट।